नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 6। क्या हुआ? कासगन ने चिंतित स्वर में पूछा। थक गई, रेखा ने गहरे सांस लेते हुए कहा, और अंदर जाने से पहले चाहती हूँ कि अपनी सांस ठीक कर लूं। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर अपने आने की सूचना देता हूँ। ये कहते हुए काशगन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रेखा नीचे देखने लगी। उसे नीचे बड़ी बग्गी और घुड़सवार नजर आ रहे थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे। इस वक्त वो बहुत ऊंचाई पर थी। फिर उसने उस मंदिर नुमा भवन पर नजर डाली। भवन बड़े बड़े सुर्ख पत्थरों से बना हुआ था और किसी किले की भांति मजबूत दिखाई देता था। भवन ऊंचा था, लेकिन प्रवेश द्वार काफी छोटा था। कासगन ने दरवाजे के निकट जाकर उसके लगे बड़े से कुंडे को दरवाजे पर 3 बार मारा। टन 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 की आवाज हुई। फिर तत्काल ही दरवाजा खुल गया। अंदर से एक तलवारधारी व्यक्ति बाहर निकला। उसने कासगन को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा। फिर उसकी निगाह रेखा पर पड़ी। उसने दोबारा कासगन की तरफ देखा। वह धीमे स्वर में पूछा, कौन हो? मैं कासगन हूँ। 3 मूर्ति को मेरा पैगाम दो। मैं आ गया हूँ। एक लड़की साथ लाया हूँ। लड़की वो है जो सामने बैठी है, पर वो वहां क्यों बैठी है? तलवारधारी ने पूछा। इंसान की बच्ची है, थक गई है, कासगन ने जवाब दिया। अच्छा, मैं समझा। मैं अभी जाकर त्रिमूर्ति को बताता हूँ। तलवारधारी पलटकर अंदर चला गया। जब तक वो वापस आया, तब तक रेखा संयत सामान्य हो चुकी थी। वो उठकर कासगन के पास पहुंच गई। तलवारधारी फिर प्रकट हुआ, बोला, आओ मेरे साथ। त्रिमूर्ति प्रतीक्षक है तुम दोनों का। वे दोनों दरवाजे में प्रविष्ट हुए तो उस तलवारधारी व्यक्ति ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया और तलवार संभाले बाईं तरफ बढ़ गया। घने वृक्षों के बीच एक छोटी सी पगडंडी भीतर तक गई हुई थी। ये रास्ता इतना तंग था कि इस पर एक व्यक्ति ही चल सकता था। सो पहले तलवारधारी आगे बढ़ा, फिर रेखा और उसके पीछे कासगन। पेड़ इतने घने थे कि थोड़ा सा आगे जाते ही अंधेरा गहराने लगा। फिर एक वक्त वो आया कि पूर्ण अंधकार छा गया। रेखा को चलने में कठिनाई आ रही थी। वो अब अंधों की तरह अपने दोनों हाथ आगे को फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। तलवारधारी आगे जा चुका था। रेखा को रास्ता टटोलते देखकर रुक गया। नाक की सीध में चली जाओ, वो वहीं खड़ा खड़ा बोला। रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब कासगन उसके आगे आ गया और उसने रेखा का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब तुम मेरे पीछे आराम से चली आओ। क्या आपको रास्ता नजर आ रहा है? रेखा ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, कासगन ने सहज में जवाब दिया। जो रास्ता घने पेड़ों से शुरू हुआ था वो अब एक सुरंग में बदल गया था। कुछ देर चलने के बाद रेखा को उजाला महसूस हुआ। तब उसे पता चला कि वो घने पेड़ों की बजाय किसी सुरंग में चल रही है। सुरंग खत्म हुई तो एक बड़ा सा कमरा नजर आया। ये कमरा चारों तरफ से बंद था। कोई खिड़की, कोई दरवाजा न था। अलबत्ता काफी ऊंचाई पर 3 तरफ बड़े बड़े रोशनदान थे। रोशनी इन्हीं रोशनदानों में से कमरे में आ रही थी। कमरा बिल्कुल खाली था। फर्श सुर्ख ईंटों का था और बीच में एक वर्गाकार जगह छोड़ दी गई थी जिसमें घास उगी हुई थी। बैठ जाओ, तलवारधारी ने घास की तरफ इशारा किया और खुद तेजी से पलटकर सुरंग में दाखिल हो गया। रेखा और कासगन घास पर बैठ गए। घास बहुत घनी थी। वे खामोश बैठे रहे। हाँ कासगन, बोलो, कैसे आना हुआ? एक भारी आवाज कमरे में गूंजी। रेखा ने चौंक कर चारों तरफ देखा। रोशनदान पर भी नजर डाली, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। त्रिमूर्ति तो जानता है कि मेरे बेटे रासमोहन पर जादूगरनी कावेरी ने जादू कर रखा है। उसके उस जादू का तोड़ सिर्फ तेरे पास है। उस तोड़ को हासिल करने के लिए मैं अब तक 10 इंसान तेरे दरबार में हाजिर कर चुका हूँ, और अब तू ये 11वीं लड़की लाया है, और वो भी एक लड़की। कह के साथ कहा गया। 10 मानव तेरी भेंट चढ़ चुके हैं। अब तू मुझ पर मेहरबानी कर।
मेरे पास मेहरबानी नाम की कोई चीज नहीं। त्रिमूर्ति ने फिर एक भयानक कहकहा लगाया और बोला, अगर ये लड़की मेरी कहानी सुन लेगी और बीच में नहीं बोली तो मैं उस जादू का तोड़ कर दूंगा। दूसरी सूरत में तू जानता है क्या होगा। त्रिमूर्ति, ऐसा ना कहो, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर ये तेरी शर्तों पर पूरी ना उतरी तो मेरा बेटा हमेशा के लिए मेरे हाथों से निकल जाएगा। तू ये बात अच्छी तरह जानता है और तू ये बात भी अच्छी तरह जानता है कि रासमोहन मेरा इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैंने उससे कहा था कि तू कावेरी के इलाके में चला जा और सारबरी को अपना दीवाना बना ले? तूने उसे वहां जाने से क्यों नहीं रोका? त्रिमूर्ति के लहजे में सख्ती भर आई। त्रिमूर्ति, मैंने नहीं रोका, मैंने तो उसे हमेशा उधर न जाने की हिदायत की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। रासमोहन भटक गया और कावेरी के इलाके में जा निकला। उससे गलती हो गई, तू माफ कर दे। ठीक है, अब तू जा, मेरा कहानी सुनाने का वक्त हो चुका है। तो इस मानव पुत्री को यहाँ छोड़ जा और पहाड़ी के कदमों में इस लड़की की लाश का इंतजार कर। जब 10 इंसान मेरी कहानी ना सुन सके और बीच में बोल पड़े तो ये बेचारी मेरी कहानी क्या सुन पाएगी? पहली कहानी में चल बसेगी। त्रिमूर्ति ने फिर कहकहा लगाया। किसी की मौत की कल्पना ही उससे कहकहे लगवा रही थी। अच्छा रेखा, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ मांगता हूँ, कासगन ने खड़े होते हुए कहा। आप बेफिक्र होकर जाएं। मैं जानती हूँ त्रिमूर्ति मुझे खौफजदा कर रहा है, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। भगवान मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। रेखा ने शांत संयत लहजे में कहा। प्रभु ने चाहा तो जीत हमारी होगी। ऐसा ही होगा। मैं पहाड़ी के नीचे तेरा इंतजार करूंगा। इसकी नहीं कासगन, इसकी लाश का इंतजार करना। जाओ, अब जल्दी से यहां से निकल जाओ। कासगन ने कोई जवाब ना दिया। वो गर्दन झुकाए सुरंग में प्रवेश कर गया। रेखा ने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। उसने भी जवाब में हाथ हिलाया और फिर वो अंधेरे में गुम हो गया। रेखा अब इस खाली कमरे में अकेली थी। वो घास के कालीन में बैठी त्रिमूर्ति का इंतजार करने लगी। आने वाले वक्त से वो अनजान थी और नहीं जानती थी कि हालात अब क्या करवट लेंगे। कासगन ने त्रिमूर्ति के बारे में जो कुछ बताया था उसके अनुसार वो 3 मुंह वाला अनूठा इंसान था। वो खुद सामने आएगा या महज उसकी आवाज सुनाई देगी, अभी तक तो सिर्फ उसकी आवाज ही सुनाई दी थी। रेखा को इस अजीबोगरीब कमरे में बैठे खौफसा आ रहा था। अंदेशे उसे हलकान कर रहे थे। पता नहीं क्या होने वाला था। जाने वो त्रिमूर्ति की कहानियां सुन पाएगी या नहीं। अगर ना सुन पाई और बीच में बोल उठी तो फिर तो उसकी लाश ही यहाँ से जाएगी। अगर वो मर गई तो उसकी जिंदगी का मिशन ही अधूरा रह जाएगा। वो सपने में इंद्रजीत को मुक्त करने को ही इस अज्ञात प्रेत लोक में पहुंची थी। उसने अपने भाई को पा भी लिया था, पर फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो उससे दूर हो गई। वो निराश नहीं थी। उसे यकीन था कि वो अपने भाई को जीवित व सकुशल ही अपनी दुनिया में ले जाएगी। लेकिन अगर वो मर गई तो फिर क्या होगा? कोई उसकी मौत के बारे में जान भी नहीं सकेगा। वो सोचने लगी, उससे गलती हो गई। उसे चाहिए था वो कासगन से वायदा लेती कि उसकी मौत की सूरत में उसकी लाश को उसकी दुनिया में पहुंचा दिया जाए। वो संभली। आखिर वो ऐसी निराशाजनक बातें क्यों सोच रही है? वो यहाँ मरने नहीं, मैदान मारने आई है। वो सशस्त्र होकर आई है। हरिओम दादा ने उसे इल्म का जो ब्रह्मास्त्र बख्शा है, उसके रहते भला कौन उसे शिकस्त दे सकता है? क्या सोच रही हो लड़की? सहसा आवाज आई। कुछ नहीं, तेरी प्रतीक्षक हूँ, रेखा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रेखा है। राह बता, मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस, इंतजार खत्म हुआ, मेरा वक्त शुरू हो गया है। सामने दीवार की तरफ देख। रेखा ने सामने वाली दीवार पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसके देखते ही दीवार में रिक्तता पैदा होनी हो गई। एक दरवाजा सा बन गया तो दाएं बाएं सरकते दोनों हिस्से ठहर गए। सामने बिल्कुल अंधेरा था। दीवार विभक्त हो जाने से थोड़ी सी रोशनी अंदर आई, लेकिन उसे नजर अब भी कुछ नहीं आया था। कुछ देर बाद एक काले रंग का तख्त सा दूसरी तरफ से अंदर आता महसूस हुआ, जो फिसला आ रहा था। इस तख्त पर 3 सिर रखे हुए थे जो आपस में जुड़े हुए थे। वो तख्त पैदा हुई रिक्तता के मध्य आकर रुक गया। अब रेखा के सामने तांबे जैसे रंग का एक चेहरा था और इस चेहरे में दाएं बाएं 2 और चेहरे जुड़े हुए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थी। वो बार बार पलकें झपका रहा था। उसकी आंखों से ही पता चलता था कि वो जीवित है।
वरना वो किसी बुत की तरह रहता। एक विचित्र अनूठी हस्ती रेखा के सामने थी। उसे देखकर ही खौफ आता था। रेखा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोलेगा कैसे। उसकी कटी हुई आधी गर्दन तख्ते पर रखी हुई थी। सिर्फ चेहरा था और बस कुछ नहीं, वो भी भयावह व 3 मुंह वाला। हाँ रेखा, फिर तो तैयार है? चेहरे के होंठ अचानक हिले। आवाज निकली, हाँ त्रिमूर्ति, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। रेखा ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। देख लड़की, अब भी वक्त है, वापस लौट जा। तू इतनी सुंदर है कि मेरा जी नहीं चाहता कि तू मारी जाए। तो उस बूढ़े कासगन के हाथ कहां से लग गई? तू ये सब छोड़ कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। तू मुझ पर मेहरबान होने की कोशिश न कर। तेरा खुद का कहना है कि मेहरबानी नाम की चीज तेरे पास नहीं है। चल अब अपनी कहानी शुरू कर। रेखा दो टूक अंदाज में बोली। ठीक है, तू अगर मरना ही चाहती है तो मेरी बला से। मैं पहली कहानी शुरू करने से पहले तुझे एक बार फिर सचेत कर देना चाहता हूँ। इतना कह वो कुछ क्षण के लिए रुका। इतनी देर में रेखा ने दादा हरिओम का दिया अमल मन ही मन दोहरा लिया। देख, मेरी कहानी बड़े ध्यान के साथ सुनना, और जब तक मैं ये ना कह दूं कि कहानी खत्म हुई, बीच में मत बोलना। अगर बीच में बोली तो ये तेरी हार होगी और तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ठीक है? रेखा ने मुंडी हिला, हामी भरी, बोली कुछ नहीं। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। किसी देश में एक मल्लिका थी, बहुत खूबसूरत। उसे कहानी सुनाने का बहुत शौक था। वो हर रात एक कहानी सुनाती थी। उसकी कहानी सुनने को हर रात एक नौजवान को लाया जाता था। कहानी सुनाते हुए उस मल्लिका की शर्त भी यही होती थी कि कहानी खामोशी से सुननी होगी, और अगर बीच में बोले तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। इस तरह हर रोज एक खूबसूरत नौजवान कत्ल कर दिया जाता था। रेखा, तू जानती है क्यों? त्रिमूर्ति ने अचानक सवाल किया। मुझे नहीं मालूम। रेखा के होंठ बेअख्तियार हिले। उसके होंठ जरूर हिले, लेकिन कोई आवाज ना निकली थी। अगर होंठों की हरकत के अनुसार आवाज भी निकल जाती तो बाजी आरंभ में ही उलट गई थी। वो शर्त हार जाती और उसे फौरन मौत की नींद सुला दिया जाता। भला हो पहुंची हुई हस्ती दादा हरिओम की कि उसने इस मुकाबले के लिए रेखा को तैयार करके भेजा था। उनके अमल ने ही रेखा को बचा लिया था। रेखा की बोलने की ताकत खत्म हो चुकी थी। वो देख सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। रेखा को अब अंदाजा हुआ कि त्रिमूर्ति किस तरह सहसा धोखा देकर सुनने वाले को बेअख्तियार ही बोलने पर मजबूर कर देता है। धूर्त त्रिमूर्ति का यह पहला वार था जिससे रेखा बच गई थी। जवाब न पाकर त्रिमूर्ति ने फिर कहना आरंभ किया। हाँ, तू भला कहाँ जानती होगी। हर रोज एक नौजवान इसलिए कत्ल कर दिया जाता था कि वो मल्लिका की कहानी के दौरान ही बोल उठता था। मल्लिका के शयन कक्ष में जाने वाले किसी नौजवान को यह अंदाजा नहीं हो पाता था कि वो किस किस्म की कहानी सुनाती है, और जिस काम को वो आसान समझकर मल्लिका के पेश हो जाता था, वो काम इस कदर जानलेवा कैसे हो सकता है। वो मल्लिका असल में जादूगरनी थी। उसने अपने महल में कई शेर पाल रखे थे जो यूं ही आजाद घूमते फिरते थे। कहानी सुनाने के दौरान भी कोई ना कोई शेर उसके शयन कक्ष में घुस आता था और वो मल्लिका के सामने किसी अजनबी नौजवान को देखकर बिगड़ उठता। वो उस नौजवान पर हमलावर हो जाता। मल्लिका एक तरफ डांट कर अपने शेर को रोकने की कोशिश करती और दूसरी तरफ उस नौजवान से कहती कि फौरन उस शेर से माफी मांग लो कि आइंदा तुम इधर नहीं आओगे, वरना ये तुम्हें चीर फाड़ कर रख देगा। और ऐसे में वो नौजवान एकदम घबरा कर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा इधर नहीं आऊंगा। त्रिमूर्ति की कहानी जारी थी कि शेर की चर्चा के साथ ही एक शेर त्रिमूर्ति के पीछे से अचानक नमूदार हुआ। शेर बिफरा हुआ था। रेखा सहम गई। त्रिमूर्ति ने उस शेर को डांटते हुए अचानक ही रेखा से कहा, रेखा, जल्दी से कह दो कि तू आइंदा इधर नहीं आओगी, वरना ये तुम्हें चीर फाड़ कर रख देगा। रेखा एकदम घबरा गई। अगर वो गूंगी ना बनी होती तो उसने बोल उठना था। ये सूरत हाल ही कुछ ऐसी पैदा हो गई थी कि उसने शेर के हमले से बचने की कोशिश में बोलने की कोशिश भी की थी, पर वो बोल ना सकी थी। होंठ पहले की तरह बस बेआवाज हिलकर रह गए थे, और फिर मारे खौफ के रेखा ने आंखें मूंद ली थी। वो क्षण दूर न था जब शेर ने उसे झंझोड़ कर रख देना था, पर ऐसा हुआ नहीं। शेर के गुर्राने की आवाज भी नहीं आई। त्रिमूर्ति भी खामोश था। रेखा जैसे आंखें बंद किए बैठी थी वैसे ही सहमी हुई बैठी रही, और फिर आखिर उसने डरते डरते आंखें खोली। शेर न जाने कहाँ गायब हो गया था, और त्रिमूर्ति आंखें फाड़े
उसे बड़ी हैरत से देख रहा था। त्रिमूर्ति की हैरत स्वाभाविक थी। उसकी ये चाल बड़ी खतरनाक थी। इस फरेब से बचना किसी के बस का नहीं था। त्रिमूर्ति ने कहानी और कहानी का जाल कुछ इस तरह से बनाया था और भूत व वर्तमान को इस तरह मिलाया था कि कहानी के दौरान खामोश बैठना नामुमकिन था। जाहिर था रेखा खामोश थी तो दादा हरिओम के बताए अमल के सदके। उसकी भी तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती थी, सुनाई नहीं देती थी। त्रिमूर्ति जादूगरों का बादशाह था। उसके लिए दिखावटी शेर के दिगरे पर दिखाना कोई कठिन काम न था। अप्रत्याशित रूप से ऐसे में कहानी सुनने वाले के होश एकदम उड़ जाते थे। शेर जैसे खूंखार जानवर के संभावित हमले से बचने को बोल उठना स्वाभाविक था, पर उसका ये मायाजाल भी बेकार साबित हुआ। रेखा की नजरें त्रिमूर्ति के चेहरे पर थी और अब वो खुद को संभाल कर यही सोच रही थी कि देखे त्रिमूर्ति अब क्या चमत्कार दिखाता है, कैसा फरेब देता है, अपनी कहानी को किन शब्दों के साथ और कौन सा मोड़ देकर आगे बढ़ाता है। रेखा ने देखा त्रिमूर्ति के चेहरे से हैरत गायब हो गई और उसकी जगह अब निराशा व हताशा के भावों ने ले ली थी। फिर कुछ ही क्षणों में त्रिमूर्ति के चेहरे के ये भाव भी जाते रहे। उसका चेहरा बेजान हो गया, उसकी आंखें भी पथरा गई। फिर सहसा ही और धीरे धीरे त्रिमूर्ति का चेहरा बाईं तरफ घूम गया। अब रेखा के सामने त्रिमूर्ति का दूसरा चेहरा था। सामने आते ही इस चेहरे में सजीवता दिखाई दी। रेखा, तू बड़ी खुशकिस्मत है कि तूने मेरी पहली कहानी बीच में बोले बिना ही सुन ली। अब मैं दूसरी कहानी शुरू करता हूँ, सुन। त्रिमूर्ति अब अपने इस दूसरे मुंह से बोला था। रेखा ने होंठ खोले बिना उसे दूसरी कहानी शुरू करने का इशारा किया। दूसरी कहानी भी कुछ इसी किस्म की थी। उसकी कहानी में जगह जगह फंदे थे, खाइयां और खंदकें थी, चमत्कार थे, फरेब भरे नजारे थे। लेकिन रेखा वो सब मुंह सिले सुनती रही। वो कुछ न बोली। कैसे बोलती? दादा हरिओम का आशीर्वाद अपना काम कर रहा था। दूसरी कहानी भी नाकाम रही। दूसरा चेहरा पथरा गया। अब त्रिमूर्ति का तीसरा चेहरा सामने आया। ये चेहरा तीसरी कहानी के नाम पर तीसरा फरेब लाया। उसने तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। रेखा की खामोशी तोड़ने को जिज्ञासा और उकसाने वाले सवालों की बौछार की, लेकिन रेखा गूंगी बनी बैठी रही। कभी बोली भी तो आवाज ना निकली। वो पूरे इत्मीनान के साथ कहानी के नाम पर उसकी बकवास सुनती रही। फिर त्रिमूर्ति ने तीसरी कहानी की समाप्ति का ऐलान किया। इस घोषणा के साथ ही रेखा का चेहरा खिल उठा। त्रिमूर्ति का मुरझाया चेहरा देखने वाला था। फिर उसने धीरे से घोषणा की, मैं हारा, तू जीती। रेखा झूम उठी। उसने जल्दी जल्दी से मनी मन में आवाज वापस लाने का अमल पढ़ा और उसने जैसे ही अंतिम बार वो मंत्र दोहराया जो दादा हरिओम ने उसे बताया था, तो उसकी बोलने की शक्ति लौट आई। त्रिमूर्ति, अब तू क्या कहता है? उसने संजीदा स्वर में पूछा था। तू बहुत बड़ी जादूगरनी है, मुझसे भी बड़ी। मैंने आज तक मात नहीं खाई है, लेकिन तूने ऐसा कर दिखाया। त्रिमूर्ति ने परास्त व उदास लहजे में जवाब दिया। भगवान के लिए जादूगरनी कहकर मेरा अपमान न कर। रेखा बदस्तूर संजीदगी से बोली। अब वो बात कर जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। अब तू क्या चाहती है? त्रिमूर्ति ने पूछा। रासमोहन के जादू का तोड़, कावेरी और उसकी बेटी सारवरी से उसकी आजादी, रेखा ने बताया। ठीक है, अब तू जा, तू जो चाहती है वो हो जाएगा। ये कहकर त्रिमूर्ति बहुत तेजी से पीछे हटा। तख्ते पर रखी हुई गर्दन और उसके जड़े हुए 3 सर अचानक पीछे हटकर अंधेरे में गायब हो गए। इसके साथ ही वो दीवार भी फौरन निशब्द आपस में मिल गई। रेखा कमरे में अकेली रह गई। इस कमरे में एक ही रास्ता था जो सुरंग की तरफ जाता था। रेखा फौरन उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुरंग में गहरा अंधकार था। रेखा कासगन का हाथ पकड़कर उस कमरे तक आई थी। अब उसे राह दिखाने वाला कोई न था, लेकिन इस सुरंग को लेकर रेखा को यह अनुमान तो था कि रास्ता बिल्कुल साफ व सीधा है और अगर वो सुरंग में दाखिल होकर सीधी चलती जाए तो आसानी से बाहर पहुंच जाएगी। हिम्मत करके उसने सुरंग में कदम रखा और पीछे से जितनी रोशनी आ रही थी उस रोशनी में वो तेज तेज चलती गई। रोशनी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गई और घोर अंधेरा छा गया। रेखा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खुली रखने का भी कोई फायदा नहीं था। नजर तो कुछ आ नहीं रहा था। भगवान का नाम लेकर वो चलती रही। यूं वो पेड़ों के बीच वाला अंधकार में रास्ता भी कट गया। रेखा अब दरवाजा देख पा रही थी। इस दरवाजे पर उसे पीले रंग के कपड़े पहने एक ऊंचे कद का व्यक्ति नजर आया। वो सिर से पैरों तक ढका हुआ था। उसका चेहरा भी चादर में छिपा हुआ था। चादर भी पीले रंग की थी।
उसके पैरों में लकड़ी की अंगूठे वाली खड़ाऊ थी। रेखा को देखते ही इस ढके छिपे शख्स ने दरवाजा खोल दिया और रेखा का इंतजार करने लगा। जब रेखा करीब पहुंची तो उसने ढके हुए चेहरे से ही रेखा को देख लिया। हाथ के इशारे से उसे बाहर निकलने के लिए कहा और फिर खुद भी उसके पीछे चल दिया। दरवाजे से निकलते ही रेखा लगभग दौड़ती हुई सीढ़ियों तक पहुंच गई। उसने पहली सीढ़ी से नीचे देखा। कासगन बेचैनी से टहल रहा था। उसकी नजर जैसे ही रेखा पर पड़ी वो खुशी से दीवाना हो गया। इधर से रेखा सीढ़ियां उतरने लगी तो उधर से कासगन सीढ़ियां चढ़ने लगा। रेखा उतनी सीढ़ियां उतर नहीं पाई थी जितनी सीढ़ियां कासगन चढ़ गया था। क्या हुआ? बड़ी बेकरारी से पूछा था उसने। विजय, रेखा ने एक लफ्ज कहा और इस सब में ही ऐसा जादू था कि कासगन चीख ही तो उठा। शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। और फिर तभी उसकी नजरें उस ढके छिपे शख्स पर पड़ी जो बड़े इत्मीनान से एक एक करके सीढ़ियां उतरता चला आ रहा था। ये कौन है? कासगन ने हैरत से पूछा। मैं नहीं जानती। रेखा ने भी उसकी तरफ देखा। ये दरवाजे पर मिला था, वहीं से साथ चला आ रहा है। वो ढका छिपा शख्स उनके करीब आ गया था पर वो बिना कुछ बोले पूर्ववत ही सीढ़ियां उतरता चला गया। रेखा व कासगन भी सीढ़ियां उतरने लगे। त्रिमूर्ति ने क्या दिया? कासगन ने पूछा। कुछ नहीं, बस अपनी शिकस्त कबूल की और कहा अब तू जा, तू जो चाहती है वैसा ही हो जाएगा। रेखा, तुमने तो कमाल कर दिया। पर यह मुमकिन कैसे हुआ? कासगन को तो जैसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। खुशी के मारे उसका दम फूल रहा था। देखो, मैं ना कहता था कि तुम मेरी उम्मीद का आखिरी चिराग हो। तुम जरूर कामयाब होगी। कामयाब तो मैं खुद को उस वक्त समझूंगी जब रासमोहन को होश आ जाएगा और वो उठकर आपके गले लग जाएगा। ऐसा ही होगा रेखा, मेरा दिल कहता है ऐसा ही होगा। रेखा ने कुछ जवाब देना चाहा था कि उसके मुंह से निकला, अरे क्या हुआ? वो बग्गी में बैठ गया है। कासगन ने नजरें उठाई। उसे बग्गी में पीला लिबास नजर आया। वो ढका हुआ शख्स तेजी से सीढ़ियां उतर बग्गी में जा बैठा था। जब रेखा और कासगन बग्गी के निकट पहुंचे तो उस ढके छिपे शख्स ने एक तरफ होकर जैसे उनको जगह दी। बग्गी में 3 आदमी बड़े आराम से बैठ सकते थे। रेखा से पहले कासगन ने चढ़ना चाहा तो उस मुंह ढके शख्स ने कासगन को बग्गी में बैठने से रोक दिया। वो बोला कुछ नहीं, सिर्फ हाथ का इशारा किया। कासगन ने फौरन पीछे हटकर रेखा को बैठने का इशारा किया। रेखा बग्गी के एक कोने में बैठ गई। मुंह ढका दूसरे कोने में बैठा था। उसने हाथ के इशारे से बग्गी चलाने को कहा तो कासगन ने अपने सशस्त्र दस्ते को बग्गी को आगे बढ़ाने को कहा और फिर उसने उन्हीं में से एक के घोड़े को अपने लिए चुन लिया और खुद बग्गी के पीछे आ गया। चलो, कासगन ने चिल्लाकर हुक्म दिया। उसके हुक्म के साथ ही ये छोटा सा काफिला अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। बग्गी तेजी से दौड़े जा रही थी। रेखा बग्गी की खिड़की से कभी पीछे घोड़े पर आते कासगन को और कभी पीले कपड़ों में छिपे उस शख्स को देख रही थी जो बग्गी के एक कोने में दुबका बैठा था। बड़ा ही रहस्यमय था ये ढका छिपा शख्स। रेखा और कासगन ने उससे कोई सवाल करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्हें शायद यही आशा थी कि इस चादर के पीछे उनकी मुश्किल का हल मौजूद है। जाहिर था वो शख्स त्रिमूर्ति के भेजे ही उनके साथ था। वो रहस्यमय मुंह ढका खामोश था और रेखा ने भी खामोशी ही श्रेष्ठ कर समझी। ये काफिला अपना सफर तय करके कासगन की बस्ती में पहुंच गया। बग्गी के रुकते ही मुंह ढका फौरन नीचे उतर गया। कासगन का स्वर्ण महल काफी ऊंचाई पर था। महल तक जाने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां थी। वो शख्स तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। रेखा व कासगन को उसका अनुसरण करना पड़ा। महल हालांकि कासगन का था, लेकिन वो ढका छिपा शख्स सीढ़ियां चढ़कर महल में कुछ इस तरह दाखिल हुआ जैसे वही महल का मालिक हो। और दिलचस्प बात यह रही थी कि महल के दरवाजे पर भालेधारी रक्षक ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने झुककर उस ढके छिपे शख्स का अभिवादन करके उसे भीतर जाने की इजाजत दे दी। उसके पीछे पीछे रेखा व कासगन भी अंदर दाखिल हुए। वो बहुत तेज चल रहा था। उसके इस कदर तेज चलने से यह एहसास ही नहीं होता था कि उसका मुंह ढका हुआ है। पता नहीं वो मुंह पर पड़ी चादर में से देख कैसे रहा था। पक्के फर्श पर उसकी लकड़ी की खड़ाऊ बहुत जोर जोर से बज रही थी। वो महल के विभिन्न रास्तों से होता हुआ अंततः उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया जिसमें रासमोहन एक शीशे के ताबूत में बंद था। उसने पलटकर रेखा व कासगन की तरफ देखा जो तेजी से कमरे की तरफ आ रहे थे। वो उन दोनों के निकट पहुंचने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गया।
उसने रासमोहन के ताबूत के गिर्द 7 चक्कर लगाए, फिर उसे खोले बिना ही ताबूत के बीचों बीच खड़ा हो गया। रेखा व कासगन भी अंदर आ चुके थे। अब स्पष्ट हो गया था कि इस मुंह ढके को जादूगरनी कावेरी के जादू के तोड़ के लिए ही भेजा गया था। मुंह ढके शख्स ने अपने दोनों हाथ लिबास से बाहर निकाले, जो बलिष्ठ व घने बालों से ढके हाथ थे। उसने अपने पैरों से लकड़ी के खड़ाऊ निकाल लिए। फिर उसने उन दोनों खड़ाऊ को एक साथ 3 बार धीरे धीरे ताबूत के शीशे पर मारा और फिर उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और इस बार पूरी ताकत से खड़ाऊ शीशे के ताबूत पर मारी। खड़ाऊ ताबूत पर किसी भारी हथौड़े की तरह पड़ी। शीशे का ताबूत खील खील हो गया, लेकिन रासमोहन का जिस्म पहले की तरह ही हवा में स्थिर था। उस ढके छिपे शख्स ने उसके जिस्म को अपने हाथों पर लिया और उसे फर्श पर रख दिया और स्वयं भी बैठ गया। एक खड़ाऊ उसके पैर के अंगूठे में डाल ली और दूसरी खड़ाऊ उसने रासमोहन के मुंह पर रख दी। बस फिर क्षण ही लगे। इधर खड़ाऊ मुंह पर रखी गई, उधर रासमोहन ने 2-3 गहरे गहरे सांस लिए और फिर इस तरह आंखें खोल दी जैसे गहरी नींद से जागा हो। रासमोहन ने फौरन उठना चाहा, लेकिन ढके छुपे शख्स ने उसे अपनी खड़ाऊ का दबाव डालकर उसे उठने से रोक दिया और उसके बाद उसने खड़ाऊ रासमोहन के बदन के हर भाग पर फिराई और फिर उठते रासमोहन को भी साथ उठने का इशारा किया। रासमोहन खड़ा हो गया तो उसने रासमोहन के सिर पर हाथ रखा और देर तक रखे रहा। यूं लग रहा था जैसे वो सिर पर हाथ रखे कुछ पढ़ने में मस्त हो। जब तक वो रहस्यमय शख्स रासमोहन के सिर पर हाथ रखे खड़ा रहा, तब तक रासमोहन की आंखें बंद रही और फिर जैसे ही उसने हाथ हटाया, रासमोहन ने आंखें खोल दी। सबसे पहले उसकी नजरें अपने बाप कासगन पर पड़ी और वो बेअख्तियार उनसे लिपट गया। ये वो क्षण था जिसके लिए रेखा ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। वो बाप बेटे को गले लगते देखकर खुद पर काबू ना रख सकी। आंसुओं से उसकी आंखें भीग गई और जब कासगन भावावेश में यूं अपने बेटे को लिपटे हुए था और रेखा इस मिलन को देखकर आंसू बहा रही थी, तो उस ढके छिपे रहस्यमय व्यक्ति ने अपनी दोनों खड़ाऊ अपने हाथ में पकड़ी और निशब्द चलता दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके यूं निकल लेने का किसी को भी एहसास नहीं हुआ। रेखा ने अपने आंसू पोंछे तो रहस्यमय व्यक्ति कमरे में मौजूद नहीं था। रेखा दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन तब तक वो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। काश जाने से पहले वो अपनी सूरत तो दिखा जाता, लेकिन वो तो जिस तरह रहस्य में लिपटा हुआ आया था वैसे ही वापस भी चला गया। उसके बारे में रेखा कुछ भी नहीं जान सकी। काशगन, वो चला गया, रेखा ने कमरे में वापस आकर ऊंची आवाज में कहा। इस आवाज पर सबसे पहले रासमोहन चौंका। उसने अपने बाप के कंधे से सिर उठाया तो अपने सामने रूप लावण्य व यौवन के एक ठांटे मारते सागर को देखा। उसे तो कमरे में अपने बाप के अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। अब जब रेखा पर निगाह पड़ी तो बस उसे ही देखता रह गया। हकीकत में रेखा अगर सुंदर थी तो वो खुद भी किसी से कम न था। उसे देखने वाला भी बस देखता ही रह जाता था। रेखा और रासमोहन की जब नजरें मिली तो यूं महसूस हुआ जैसे कहीं दूर पहाड़ों पर बिजली कौंधी हो। दूर तक रोशनी ही रोशनी हो गई और फिर ठंडी सी पड़ने लगी। बाबा, ये कौन है? रासमोहन अपने बाप से अलग होकर रेखा की तरफ बढ़ा। रासमोहन, क्या तू जानता है कि तू 2 साल बाद जागा है? बाबा, 2 साल? रासमोहन रेखा को भी भूल गया। हाँ, 2 साल। कासगन उसे प्यार व हसरत भरी नजरों से निहारते हुए बोला, और इन 2 सालों में मैंने तेरे लिए क्या क्या ना किया, लेकिन कावेरी के जादू को तोड़ नहीं ला सका। तब ये लड़की किस्मत से मेरे हाथ लग गई। इसे मुक्ति द्वार वाले कुएं का प्राणी मेरे पास लाया था। ये इंसान है। ये इतनी मेहरबान साबित हुई है कि उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर तेरी जिंदगी बचा ली। कितनी महान है ये लड़की। रासमोहन, इसे सजदा कर। रासमोहन अपने बाप का हुक्म सुनकर फौरन ही रेखा के कदमों में झुकने लगा। रेखा बड़ी तेजी से हटी और बरबसी चीखी, नहीं, ऐसा ना करो, मेरी नेकी बर्बाद ना करो। रासमोहन सीधा हो गया। रेखा ने मनी मन शुक्रिया अदा किया। उसकी निगाह में यह अनर्थ था। हकीकतन रासमोहन को पहली नजर देखने पर ही रेखा के दिल में अजीब से एहसास जागे थे। इस समय भी वो जैसे अपने आप में न थी। वो जब भी रासमोहन को देखती तो दिल बरबस हुई तेजी से धड़कने लगता, और जब रासमोहन को अपनी तरफ देखती पाती तो पलकें बेअख्तियार ही झुक झुक जाती। रेखा को अपने इस एहसासों का एहसास था। वो सोचने लगती, ये उसे क्या हो गया है? कहीं रासमोहन उसके दिल में तो नहीं उतर गया? कहीं उसे उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? क्या इसे ही मोहब्बत कहते हैं? बाबा, इनका नाम क्या है? रासमोहन ने अपने बाप से पूछा। ये रेखा है, कासगन ने बताया। रेखा,
रासमोहन ने यह नाम बड़े प्यार भरे लहजे में दोहराया। रेखा, मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं। अब क्या ख्याल है, उस जादूगरनी के इलाके की तरफ फिर जाएंगे? रेखा ने हंसकर पूछा। भूलकर भी नहीं, रासमोहन ने कान पकड़े। तौबा मेरी। रेखा का मन उससे अपनत्वपूर्ण बातें करने को कर रहा था। वो फिर उसी बेतकल्लुफी से बोली, क्या कावेरी की बेटी सारबरी ऐसी ही हसीन थी कि उसे देखते ही अपने होश गंवा बैठे? रासमोहन लजा सा गया, फिर एक मन सी मुस्कान उसके होंठों पर नाच गई। इस सवाल का जवाब वो अपने बाप की मौजूदगी में कैसे दे सकता था? रेखा, वो कहाँ चला गया? कासगन को उस रहस्यमय शख्स का ख्याल आया तो उसने पूछा। मैंने उसे जाते नहीं देखा, वो हमें खुशी देकर चला गया, खामोशी से निकल गया, रेखा ने बताया। बाबा, कौन था वो? रासमोहन ने पूछा। मेरा तो ख्याल है कि जादूगरों का बादशाह त्रिमूर्ति था, कासगन बोला। त्रिमूर्ति खुद? त्रिमूर्ति? रेखा चकित हुई। त्रिमूर्ति कैसे हो सकता है? उसके तो 3 मुंह हैं और 3 चेहरों के अलावा वो कुछ नहीं है। रेखा, वो त्रिमूर्ति है, जादूगरों का बादशाह। वो कोई भी रूप अपना सकता है। रेखा ने गहरी सांस ली। चलो, वो अब जो भी था। वो रासमोहन को कावेरी के जादू से मुक्ति दिला गया है। त्रिमूर्ति ने अपना वादा निभा दिया। एक वादा मैंने भी तुमसे कर रखा है, कासगन ने हंसकर कहा। वो क्या? रेखा उसकी सूरत देखने लगी। क्या भूल गई? मैंने कहा था कि तुम अगर त्रिमूर्ति के दरबार से कामयाब वापस आ गई तो तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। बोलो, क्या मांगती हो? रेखा कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसने रासमोहन की तरफ देखा। रासमोहन भी तो उसे ही निहार रहा था। रेखा ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं क्या मांगू रासमोहन? रेखा, मुझे मांग लो, रासमोहन ने कहना चाहा, पर उसके होंठों पर जो बात आई वो कुछ यूं थी। अपने दिल का कहा मानो, जो वो कहे वो मांगो। दिल? रेखा खोए हुए अंदाज में बोली। मेरे दिल में तो बस मेरा भाई बसा है, जो आपकी इस दुनिया में खो गया है। मैं तो उसे ही ढूंढने निकली थी। आह, मैं भी कितना खुदगर्ज हूँ। तुमसे मैं सिर्फ अपनी कहता रहा, तुमसे तुम्हारी सुनी ही नहीं, ना ये जाना कि उस मुक्ति द्वार में कैसे पहुंची, वहां तुम्हें कौन धकेल गया। माफ करना, मुझे माफ करना। बाबा, इस कमरे से बाहर चलें? यहाँ कब तक ठहरे रहेंगे? इन्हें कुछ देर आराम करने दे, रासमोहन ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कासगन को भी रेखा के आराम का ख्याल आया। ये बातें तो बाद में भी हो सकती थी। वो अपने बेटे के पीछे कदम उठाते बोला, आओ रेखा। फिर कासगन के आदेश पर सेविकाओं ने रेखा को उसके शयन कक्ष में पहुंचा दिया। सूरज डूबने को था। रेखा खिड़की से पर्दा हटाकर दूर पहाड़ों में डूबते सूरज का नजारा करने लगी। सोचे उभरने लगी। पता नहीं ये कौन सा सूरज था, अपनी धरती का सूरज या इस मायावी लोक का चांद। वो कहां से कहां आ गई थी? जाने उसका भाई किस हाल में होगा। अपने भाई इंद्रजीत को उसने रेगिस्तानी झोपड़ी में छोड़ा था और वहां से प्रेतनी बकाल रेखा को पकड़कर ले गई थी और बेबस इंद्रजीत कुछ भी ना कर सका था। फिर बकाल ने रेखा को अपने भाई राकल यानी लंगड़े प्रेत की सेवा में पेश कर दिया था। लंगड़े प्रेत राकल ने रेखा को पाने को जाने कितने यत्न किए थे, लेकिन वो नाकाम रहा था और अपनी इस शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए उसने रेखा को मुक्ति द्वार कहे जाने वाले कुएं में फिकवा दिया था। ये रेखा की खुशकिस्मती थी कि कुएं में बसे प्राणियों ने उसे कुएं में गिरते हुए देख लिया था और उबलते हुए पानी में जाने से बचा लिया था, वरना रेखा इस खड़ी इस खूबसूरत बेडरूम में जीवित सकुशल ना बैठी होती। उसकी हड्डियां तक पिघलकर अपना वजूद खो बैठी होती। रेखा इस कल्पना से ही कांप गई। सूरज पहाड़ों के पीछे अस्त हो चुका था। अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। रेखा ने पर्दा बराबर कर दिया। घूमी तो देखा कि कमरे में 2 कन्नीजे फानूस रोशन कर रही थी। वे फानूस रोशन करके रेखा की तरफ आई व सिर निभाकर बड़े आदर से बोली, हमारे लिए कोई सेवा? कोई नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, रेखा बोली। फिर उसने पूछा, महल में क्या हो रहा है? चिराग, रोशनियां की जा रही है, रात को जबरदस्त जश्न मनाया जाएगा, एक दासी बोली। आप कुछ देर सो लें, फिर आपको जश्न के लिए तैयार किया जाएगा। क्या मतलब? मतलब तो हमें नहीं मालूम, हमें तो बस आपको तैयार करने को कहा गया है। रात को महल में बड़ा जबरदस्त जश्न मनाया गया। बस्ती का हर व्यक्ति आमंत्रित था।
रेखा को कीमती शानदार लिबास पहनाकर सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाया गया। नाच और संगीत जारी था। हर तरफ रंग और नूर की बारिश हो रही थी। रेखा का सौंदर्य आंखों को चुंधिया रहा था। रासमोहन उसके बराबर दूसरी कुर्सी पर जो उससे जरा नीची थी बैठा था, जबकि कासगन एक छोटे से तख्त पर विराजमान था। आने वाले मेहमान रेखा के कदमों में तोहफे के ढेर कर रहे थे। सबसे अंत में कासगन ने अपना तोहफा भेंट किया। यह हीरो का लश्कारे मारता हार था। कासगन ने अपने हाथों से रेखा को यह हार पहनाया तो रेखा का सौंदर्य और अधिक जगमगा उठा। रासमोहन उसे देखता ही रह गया। रेखा ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा तो वो रासमोहन की नजरों को ताव न ला सकी और उसने फौरन अपनी निगाहें झुका ली। उसका दिल अनायास ही धड़क उठा। ये उसे क्या होता जा रहा था। जश्न खत्म हुआ तो कासगन उसके साथ ही उसके कमरे में आ गया। वो रेखा से अपनी आप बीती सुनना चाहता था। रेखा ने उसे अपनी कहानी सुना दी। वो कौन है, कहाँ से आई है और उसे मुक्ति द्वार नामक कुएं में क्यों फेंका गया। रेखा ने हर वो बात बता दी जो कासगन जानना चाहता था। उसकी हादसों भरी दास्तान सुनकर कासगन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, अब तुम क्या चाहती हो। किसी भी तरह अपने भाई तक पहुंचना चाहती हूँ, रेखा ने बताया। कब जाना चाहती हो। मेरा बस चले तो अभी। खैर ये तो मुमकिन नहीं है। फिर सुबह ही सुबह। कुछ दिन हमारे साथ रहो, कासगन ने अनुरोध किया। नहीं रह सकती। मुझसे कुछ मांगोगी भी नहीं। आपने इतना कीमती हार दे दिया, अब इसके बाद मांगने को क्या रह गया। ये तो कुछ भी नहीं। तुम कहो तो ये सोने का महल तुम्हारे हवाले कर दूं। नहीं शुक्रिया, मैं सोने चांदी के इस महल का क्या करूंगी। मुझे अपनी दुनिया में जाना है और वहां ये महल जा नहीं सकता, रेखा ने हंसकर कहा। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी। नहीं मानूंगी, आप कहें जो कहना चाहते हैं। मैंने रासमोहन की आंखों में तुम्हारे लिए चाहत की रोशनी देखी है। और वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका, संकोच आड़े आ गया था। रेखा ही बोली, मैं जानती हूं आप क्या कहना चाहते हैं। जब जानती हो तो फिर रह क्यों नहीं जाती। मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, हम सब के लिए रुक जाओ। तुमने देखा है इस थोड़ी सी अवधि में ही ये पूरी बस्ती तुम्हारी आभारी हो गई है। तुमने इस बस्ती को नई जिंदगी अदा की है। मैं तुम सबकी शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरी अपनी मजबूरियां हैं। मुझे हर हालत में अपनी दुनिया में जाना है। वहां कुछ लोगों से अपना हिसाब करना है। रेखा कुछ भी तो नहीं भूली थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कासगन उदास लहजे में बोला। बहरहाल हम जिंदगी भर तुम्हें ना भूल सकेंगे। वो उठ खड़ा हुआ। मैं अब चलता हूं, तुम आराम करो। आसमान वाले ने चाहा तो सुबह तुम्हारे जाने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। मैं कुएं के किसी प्राणी को बुलाता हूं। कासगन, मैं भी तुम्हें कभी ना भूलूंगी। कासगन के जाने के बाद रेखा ने अपना भारी जड़ाऊ लिबास उतारा और राहत की एक गहरी सांस ली। फिर उसने हाथ मुंह धोए और एक खिड़की का पर्दा उठाकर रेशम जैसे बिस्तर पर आ लेटी। पूरे चांद की रात थी। खिड़की से चांद झांक रहा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो लेटे लेटे चांद को निहारने लगी। चांद को निहारते वो उसी में खो चली थी कि सहसा किसी ने खिड़की के शीशे पर खटखट की। रेखा चौंक गई। अब चांद गायब हो चुका था और चांद की जगह एक चेहरा नजर आ रहा था। चांद सा चेहरा। ये चेहरा रासमोहन का था। रेखा फौरन उठकर बैठ गई। फिर बिस्तर से उठी और वो शीशे की खिड़की खोल दी। रासमोहन, तुम? मैं देख रहा था कि तुम सो रही हो या जाग रही हो। रासमोहन मुस्कुराती निगाहों से ही उसे देखते हुए बोला। रेखा मुस्कुराई। मैं जाग रही थी, बड़ी देर से चांद को देख रही थी, उसने बताया। तुम्हें चांद अच्छा लगता है? हाँ, बहुत। और मैं? रासमोहन ने दिली दिल में पूछा, पर उसका ये सवाल उसके मन में ही रह गया, पूछ नहीं पाया। तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, रेखा ही उसे बोलते ना देख बोली। तो दोस्तों, ये था लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 6। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।